Bismillahirrahmanirrahim. In today's meeting, which is actually divided into different short or brief sessions, we will be discussing not only improving the brief which you have submitted, but what the mistakes, errors in the brief which you submitted, though you have been given some marks just to encourage you, but actually a lot of corrections need. तो जो ब्रीफ आपने लिखा था उसको फर्दर अब हम सिनॉप्सिस में कैसे बिल्ड करते हैं। ब्रीफ भी एक सिनॉप्सिस था, बहुत शॉर्ट एक रिसर्च का प्लान होता है, लेकिन सिनॉप्सिस फॉर्मल उसकी जो लैंग्वेज है वो सिनॉप्सिस है। तो अब उसमें क्या गलतियां थी, उसको कैसे ठीक करना है, और उसमें जो सिनॉप्सिस की शक्ल में जो आपने बिल्ड करना है वो कैसे है। तो आपने जो सबमिट किया, हम उनको रैंडमली सिलेक्ट करके, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने सबमिट किया हुआ है, अराउंड 70 प्लस लोगों ने उसको वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करके देख के उन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने ब्रीफ सबमिट किए। पहले जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो करके टॉपिक और टाइटल अपना फाइनलाइज किया। फिर हमने कुछ एंड नोट लिखा था, ताकि एंड नोट के बारे में कुछ डिस्कशन थी। एंड नोट के बारे में इसलिए डिस्कशन थी ताकि आपको एक अप्रोप्रिएट वे ऑफ रेफरेंसिंग आ जाए। टेक्स्ट के अंदर रेफरेंसिंग किस तरह करते हैं, और फिर रेफरेंसेस की लिस्ट जो है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट वो कैसे बनाते हैं, ये हमने सीखा। और उसके बाद फिर आपने 2 दफा ब्रीफ लिखा। फिर आपने ये ब्रीफ मुझे सबमिट किया आफ्टर वाचिंग द वीडियोस एंड अटेंडिंग द वीडियो लेक्चर्स। तो अब आज हम उन्हीं को रैंडमली कोई 4 से 5 ब्रीफ जो है वो खोलेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, और हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डेवलप ए फॉर्मल रिसर्च सिनॉप्सिस। अब उसके अंदर क्या कुछ होगा, जो कुछ हमने पढ़ रखा है अभी तक जो वीडियो लेक्चर्स हुए हैं उनको सामने रख के उसमें क्या कुछ है। जिस तरह मैंने बताया कि जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच से हमने टॉपिक फाइनलाइज किया, उसको इम्प्रूव किया। टॉपिक किसी के टाइटल कुछ गलत थे वो ठीक करवाए, लोगों ने सबमिट किया, उनको हमने ठीक करने का तरीका सिखाया, आपने किया। फिर ब्रीफ लिखा, ब्रीफ 1 दफा 2 दफा किया। अब उसको ब्रीफ को खोल के रैंडमली 4-5 ब्रीफ को हम डिस्कस करेंगे और उसको फिर ठीक करना है, क्योंकि अब आपने कोई 15 आर्टिकल्स का लिटरेचर रिव्यू भी लिख रखा है जिसकी ड्यू डेट आज है, आपने सबमिट कर दिया है। उसको भी मैं देख के फिर इंशाल्लाह किसी और सेशन में उनको भी रैंडमली सिलेक्ट करके हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, उसमें आपने अप्रोप्रिएटली सम अप और सिंथेसाइज किया है, उसमें गैप आपने लोकेट किया है, आइडेंटिफाई किया है या नहीं। तो उसको बहरहाल सामने रख के सिनॉप्सिस के जो आपने फिर ऑब्जेक्टिव्स हमने सीखे कि ऑब्जेक्टिव कैसे राइट करते हैं, फिर रिसर्च क्वेश्चन कैसे राइट अप होता है। तो अब आपने जो आपकी नेक्स्ट जो आपकी वर्किंग है, जो आपकी असाइनमेंट है जिसको आपने बिल्ड करना है, जो कुछ आप लर्न कर रहे हैं ग्रेजुअली, नाउ यू हैव टू ऑर्गेनाइज व्हाट यू हैव लर्नड सो फार वाचिंग डिफरेंट लेक्चर वीडियोस। तो उसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। अब आपने जो नेक्स्ट वर्किंग करनी है, प्लीज वेरी केयरफुली इसको देख लें। मैंने ये लिस्ट कर दी है कि उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे। इंट्रोडक्शन होगा, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी यानी लिटरेचर जो आपने लिखा है, लिटरेचर रिव्यू 15 आर्टिकल्स का वो, and based on that literature review, critical literature review, you will try to write down the research gap as we discussed in the previous videos, and then how to write the research objectives related to your topic and your plan to conduct this research. उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस इस तरह आपको हमने डिस्कस किया इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। और फिर मेथड्स, ये पार्ट ऑप्शनल है क्योंकि अभी हमने मेथड्स को नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए मैंने साथ लिख दिया है कि ये टेंटेटिव होगा एंड दिस इज टू बी कंसीडर एज ऑप्शनल। अगर आप लिखेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आपने उसको मिस कर दिया अपनी असाइनमेंट में तो नो इशू एट ऑल। अब आप ये देखिए, अच्छा हमारी अप्रोच क्या होगी, हम इसको डिफरेंट सेशन में करेंगे और हर सेशन जो है उसमें एक एग्जांपल। तो देखिए वेरी क्विकली, मैंने रैंडमली एक ये खोला, ये टॉपिक किसी ने सबमिट किया था। हमने एनोनिमिटी को उसको प्रिजर्व करना है, आपकी आइडेंटिफिकेशन को
प्रिजर्व करना है, आपकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे शो नहीं होगी जिसने भी ये सबमिट किया है। अच्छा, तो आते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें आपकी करेक्शन भी हो जाएगी और फिर आपको ये ब्रीफ लिखने का तरीका भी आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि जो ब्रीफ आपने सबमिट किया है उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। तो चलिए, ये पहला टॉपिक है हमारे सामने। ये किसी ने वीडियोस देखी और आप में से किसी ने ये सबमिट कराया और ये दूसरी सबमिशन है। इम्पैक्ट ऑफ पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे मेरा ख्याल है टॉपिक लिखा हुआ TOPIC, वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि जब ये हेडिंग में आ गया तो ये टॉपिक है। अच्छा, ये देखें, ये जो टाइटल होता है ये हेडिंग 1 नहीं होता। ये जिसने भी ये जिसका भी है, ये प्लीज नोट कर लें, ये हेडिंग 1 नहीं है, ये टाइटल है और टाइटल का ये अलहदा से है। ये टाइटल है क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए सिखाया था, हेडिंग, सब हेडिंग्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल। टाइटल जो है वो एक ही दफा आता है, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी हेडिंग 1 आती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, वो आपकी हेडिंग 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन, सॉरी, इंट्रोडक्शन अगर आपने लिखना है तो ये आपकी हेडिंग 1 होगी। मैं एक समझाने के लिए लिखा है, आप फिर ऐसे ही करेंगे। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में, अच्छा, ये मैं ब्रीफ को सामने रख के फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें, क्योंकि सिनॉप्सिस इसी की एक इलेबोरेटेड वर्जन है, तो अगर आपने ये गलत लिखा है तो फिर वो भी गलत होगा। लेकिन आई होप कि आप ये गलती नहीं करेंगे। तो देखिए, आपने ये देखें, यहाँ पे लिखा है ऑथर लिंक्स ओपन ओवरली, ये सारा। अच्छा, ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, आपका ये फ्लो डिस्टर्ब हो गया, तो प्लीज इसको अवॉइड करना है। जिसने भी किया है, बाकी लोग भी समझ लें, जिन्होंने अपने अपने टॉपिक्स पे किया है उनके लिए भी ये गाइडलाइंस हैं, अगर वो भी ऐसे कर रहे हैं तो ये गलत है। ऑपरेटिंग लिक्विडिटी एंड लेवरेज आर टू सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स। पहले टाइटल को देख लें जरा, इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिक्विडिटी एंड लेवरेज ऑन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन पाकिस्तान। तो इसमें जो वेरिएबल्स अपेरेंटली नजर आ रहे हैं, ऑपरेटिंग लिक्विडिटी है, लेवरेज है, और जो फिक्स्ड हैं वो हैं पाकिस्तानी कंपनीज। और कंपनीज भी वैसे वेरिएबल होगा, अगर, क्योंकि अगर आप इसको मेथड्स अभी आपने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि ओवर द इयर्स होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो वो तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे ऑपरेटिंग लिक्विडिटी लेवरेज से रिलेटेड, उन वेरिएबल्स का डाटा आपको चाहिए होगा। और फिर कंपनीज कंपनीज अगर आप मल्टीपल कंपनीज ले रहे हैं तो जाहिर है एक गिवन टाइम पीरियड के लिए, एक गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए इन कंपनीज का डाटा आपको लेना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं पैनल डाटा मॉडल्स। पैनल डाटा मॉडल्स यानी कंपनीज। फिर ये हम जब मेथड्स, डाटा एनालिसिस वगैरह हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। अभी ये सिर्फ बताना जरूरी था कि अगर आप 50 या 20 या 30 या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं उनको आप ले रहे हैं, तो वो सारी कंपनीज आप सारी ले रहे हैं, या उसका सब सैंपल ले रहे हैं, या कोई सिलेक्टेड सैंपल, रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल, जो भी अप्रोच होगी उसको फॉलो करते हुए आप ले लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लिक्विडिटी एंड लेवरेज आर टू सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ओवरऑल फर्म मैनेजमेंट। वेरी गुड स्टार्ट, लेकिन एक्सेप्ट दिस, ये जो है इसको नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिस स्टडी एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज on various measures of the operating liquidity. Moreover, we analyze the effect of both। ये वो, अच्छा, ये जो ऐसे अपेरेंटली ऐसे लगता है जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी हैं ये, we analyze the effect of both operating liquidity, financial। देखें, आप प्रोपोज कर रहे हैं, अभी आप ब्रीफ लिख रहे हैं, ये आपने काम किया नहीं है, तो आप प्लीज लैंग्वेज का ख्याल रखें। We employ a sample of 50 पाकिस्तान नहीं, आप you are planning to employ, ठीक है, यू आर टारगेटिंग टू एम्प्लॉय, ठीक है, अभी आपने किया नहीं है। और यहाँ पे आपने पास्ट टेंस में लिख दिया कि डाटा वाज कलेक्टेड यूजिंग investing.com। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी आप ब्रीफ और सिनॉप्सिस से लिख रहे हैं, अभी आपकी रिसर्च हुई नहीं है। तो मेरा ख्याल है आपको गलत फहमी हुई है, आपने जब लिटरेचर रिव्यू किया है, प्रीवियस स्टडीज को किया है, क्योंकि वो स्टडीज कंप्लीट हो चुकी होती हैं, उसमें ये सारा काम वो कर चुका होता है रिसर्चर। एक या दो या तीन जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी स्टडी में ही सारा काम कर चुके होते हैं, इसलिए वो ऐसा लिख रहे होते हैं। आप तो ऐसा नहीं कर रहे, आप तो प्रोपोज कर रहे हैं कि मैं ऐसे
करूंगा, ये मेरा प्लान है, ऐसा होता है, तो कोशिश करें इसको प्रेजेंट टेंस में लिखें, ठीक है। और प्रपोज कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप फ्यूचर में करेंगे, विल, तो यही इस तरह के, तो प्लीज इसका ख्याल रखना है। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टूल फॉर एस्टिमेट, आप डायरेक्ट मेथड पे आप आ गए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने पूरी लिखी नहीं है और आप डायरेक्ट मेथड पे आ गए हैं, तो प्लीज इन चीजों से अवॉइड करना है। अच्छा, फिर इसका कोई कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड यहाँ नहीं दिया हुआ। अ, यहाँ पे ये इट वाज फाउंड दैट, ये एक रेफरेंस मुझे नजर आ रहा है, मैं इसलिए यहाँ पढ़ रहा हूँ कि इन वन ऑफ द इंडियन स्टडीज, अब ये इसमें एरर भी हैं ग्रामेटिकल, तो इट वाज फाउंड दैट, आप देखें ना इट वाज फाउंड, इसका मतलब है कि आप दूसरों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये स्टडी की है, तो इट वाज फाउंड उन्होंने फाइंड किया, आपने फिर ये रेफरेंस में भी गलती है, के डॉट शर्मा लिखा हुआ है, के डॉट शर्मा, तो एक्चुअली शर्मा होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए कॉमा, और आप देखें अगर आपने एंड नोट पे किया है तो वहां पे एडिटिंग की ऑप्शन होती है, तो वंस फॉर ऑल आप उसकी एडिटिंग कर लें, या इस रेफरेंस को कि अप्रोप्रिएटली आप एडिटिंग एंड नोट में कर लेंगे तो एंड नोट फिर ये गलती रिपीट नहीं करेगा, ये आप लैब में भी सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद we posit that when external funds are easily available, अब देखिए ना ये आप दूसरों की स्टडीज को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज इसको, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, नंबर वन डिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट है, नंबर थ्री मेथड आपने अननेसेसरीली यहाँ पे रिग्रेशन की शक्ल में मेंशन करने की कोशिश की है, तो इन चीजों को ठीक करना है। आगे मैं देख लेता हूँ आगे क्या है डेट इशू, आप देखें ये एक बहुत बड़ा एक एरर है, ये ब्लंडर है, तो इन चीजों को आपने ठीक करना है। जैसे ये देखें, ये जो है ये हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ इसको आप ठीक करें। अब पता नहीं ये जिसका भी है उसने पता नहीं क्या किया है, उसकी वजह से ये गलती आ रही है। बाज़ औक़ात ये लेटेक्स पे अपलोड करते हैं तो उससे भी ये गलतियां आती हैं, तो प्लीज इसको ठीक करना है। और रेफरेंसेस भी बिल्कुल गलत हैं, कभी भी बुलेट में डॉट्स में रेफरेंसेस नहीं लिखे जाते। आप प्लीज एपीए स्टाइल फॉलो करें, अगर आप टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रेफरेंस की लिस्ट भी बिल्ड हो रही है। आपको ये भी सिखाया था कि आप रेफरेंसेस की एंड पे हेडिंग क्या देना चाहते हैं, बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस, तो मैंने ये भी सिखाया था कि आमतौर पे बाय डिफॉल्ट बिब्लियोग्राफी शो हो रही होती है, तो आपने रेफरेंसेस लिखना है। और इसके अलावा हम इसमें एपीए स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो आपने वहां पे एपीए को टिक करना है, ड्रॉप डाउन जो आपका ड्रॉप डाउन एरो है उसको, उससे ब्राउज करके एपीए स्टाइल को आपने सिलेक्ट करना है। और एपीए 6th एडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं, 7th भी जो भी अवेलेबल हो उसको हम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन कौन सा है। अच्छा, ये तो है गलतियां, अब कैसे होना चाहिए, इसमें क्या करेक्शन होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपका टॉपिक है, यानी एक तो कॉजल स्टडी है, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग लिक्विडिटी और लेवरेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसका आप ये इम्पैक्ट देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की आप परफॉर्मेंस के ऊपर आप देख रहे होंगे, या उनकी सेल्स के ऊपर देख रहे होंगे, या किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस, मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में आरओए, आरओई, या कुछ और इंडिकेटर परफॉर्मेंस का सेल्स के ऊपर आप देख रहे होंगे, तो प्लीज उसका नाम लिखें, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो थोड़ा सा इसमें परफॉर्मेंस का वर्ड कहीं आ जाए, या कोई भी टारगेट जिसको परफॉर्म आउट ऑफ द परफॉर्मेंस किसी को भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो वर्ड या वो वेरिएबल यहाँ पे अगर आ जाए तो ये ज्यादा सुटेबल होगा। ये तो हो गया नंबर वन करेक्शन। नंबर टू करेक्शन आपने ये करनी है, देखिए ऑपरेटिंग लिक्विडिटी और लेवरेज आपने स्टार्ट अच्छा किया है कि इनका परफॉर्मेंस के साथ एक गहरा ताल्लुक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या होता है समझने का। और रीडर को जान के, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए, रीडर्स के लिए, एकेडमिशियन के लिए, प्रैक्टिशनर के लिए इसको जानना क्यों ज़रूरी है, ये सारी इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ रिग्रेशन और इस किस्म की चीज़ें लिखना गैर ज़रूरी है, ये मुनासिब नहीं है। तो अगर मैं इसको ग्रेड करूँगा तो मैं आपको दूँगा इसमें 2 आउट ऑफ 10, लेकिन आपको ज़्यादा नंबर मिले हुए हैं। तो वो इसलिए कि आपका ग्रेड भी खराब ना हो और आपकी लर्निंग भी हो, अर्निंग भी हो, जैसे मैंने बताया, अर्निंग इन टर्म्स ऑफ ग्रेड और लर्निंग जो है इन टर्म्स ऑफ ए बेटर सिनॉप्सिस, ए बेटर रिसर्च डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद
यानी आपने इसको रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है और बताना है कि इसको समझना किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है। उसके बाद फिर आप लिखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड, विच इज एक्चुअली दी समराइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर रिव्यू। जो आपने 5, 10, 15 आर्टिकल जो रिव्यू किया है इस स्टेज पे, उससे क्या आउटकम है, उससे क्या सिंथेसाइज किया है आपने। जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लिटरेचर रिव्यू से कैसे हम गैप निकालते हैं, तो उसका एक सम अप सिंथेसाइज करना और फिर उससे गैप आइडेंटिफाई करना। गैप किस शक्लों में हो सकता है, मिसाल के तौर पर कोई डायमेंशंस आप ज्यादा ऐड करना चाहते हैं, प्रीवियस स्टडीज ने नहीं की, कोई नई डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं जो प्रीवियस स्टडीज ने नहीं की, लेकिन आप समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जो मेथड हैं वो आप कोई उससे बेहतर मेथड एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक मॉडल मेथड्स, तो जिससे आप समझते हैं कि ज्यादा साइंटिफिक तरीके से इसका एनालिसिस हो सकता है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक जनरली एक गैप रहता है जिस तरह लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ज्यादातर रिलेशनशिप नॉन लीनियर नेचर के होते हैं, अक्सर लोगों ने लीनियर किया होता है, तो इस तरह से भी आप गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली बट दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी। इसके अलावा आगे चलें फर्दर, जिस तरह मैंने बताया कि अगर ये पाकिस्तान में या एशिया में इस किस्म की स्टडीज नहीं हुई तो ये भी एक गैप होगा, या इस किस्म की हुई हैं कोई बहुत ज्यादा रिगरस स्टडीज नहीं हुई, ज्यादा डायमेंशंस कवर करके नहीं हुई, तो ये भी एक गैप। तो इस तरह से आप लिटरेचर से गैप निकालते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट की बेस पे आप गैप आइडेंटिफाई करते हैं, इसको रिसर्च गैप हम कहते हैं। ये जो मैंने अभी आपको अपनी ये लेक्चर आउटलाइन में समझाया है। तो आपने अब इसी तरह सिनॉप्सिस को ऑर्गेनाइज करना है, लिखना है, जो कि आपने एक तो ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च गैप वाली और रिसर्च क्वेश्चंस वाली असाइनमेंट है, ये उसके बाद की है। वो तो उसमें तो सिर्फ आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस लिखने हैं, लेकिन ये कंप्लीट सिनॉप्सिस आपने लिखना है, ये उसके बाद वाले मंडे को आपने देना है। ठीक है, तो आपके पास 2 वीक्स आ जाएंगे एक लिहाज से। उसके बाद आप आएंगे अपना रिसर्च गैप बताएंगे, लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग के साथ लिटरेचर रिव्यू को आप लिखेंगे। रिसर्च बैकग्राउंड के बाद आप अलहदा से हेडिंग दे के लिख सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मैं ये दे सकता हूँ कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है, असाइनमेंट की है, जो आज आपने सबमिट की है, उसको उसकी समरी जो है वो उसको भी आप एज ए बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप समरी लिखने के बाद इंट्रोडक्शन में आप एक हेडिंग दे के लिटरेचर रिव्यू की, आप उन 15 आर्टिकल का, जो 10 आर्टिकल का जो भी आपको मिले थे, उसका लिटरेचर प्रॉपरली उस हेडिंग के अंडर आप लिख दें, उसी पैटर्न पे जिस तरह मैंने सिखाया हुआ है। अगर आपको भूल गया है तो प्लीज उसको वीडियोस को दोबारा आप वॉच कर सकते हैं और गाइडलाइन वहां से ले सकते हैं। फिर आपने ये हेडिंग दे के तो आपने लिखना है इसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस। ये एक अलग से असाइनमेंट भी आप कर रहे हैं, लेकिन सिनॉप्सिस में ये सारा पूरा डॉक्यूमेंट, प्लीज मैं रिपीटेडली इसलिए कह रहा हूँ कि अब आपका ये पूरा एक डॉक्यूमेंट बिल्ट होता जाएगा। पहले आप छोटे छोटे पीसेस में आपने सीखा है, अब आप एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट, जिसको सिनॉप्सिस का नाम हम दे रहे हैं, वो आपने करके देना है। और रेफरेंसेस प्लीज सही तरीके से लिखें, ऐसे नहीं होगा। अब आपकी ये जो असाइनमेंट आएगी, इस पे फिर ये जो है, ये मैं अच्छी तरह से इसको देखूंगा और इसकी जो भी आपकी ग्रेडिंग होगी थोड़ी क्रिटिकल होगी। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। मैं इसी तरह एक और एग्जांपल के लिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ इस एग्जांपल को, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। थैंक यू।